आज हम उस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने, मैं कहूंगी, दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हम्म, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बिल्कुल। तो हमारे पास इस किताब का हिंदी ऑडियो बुक सारांश है। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसके विचार इतने क्रांतिकारी और विवादास्पद क्यों हैं। सही बात है। और ये विश्लेषण दो पिताओं की कहानी से शुरू होता है, एक अमीर और एक गरीब। हाँ, पर ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है। ये उस मानसिकता की, उस माइंडसेट की कहानी है जो या तो आपको आर्थिक आजादी की तरफ ले जाता है या फिर बिल्कुल जिंदगी भर पैसों के संघर्ष में फंसाए रखता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी के केंद्र में दो पिता हैं। एक है पुअर डैड। ये लेखक के असली पिता हैं। हाँ, और बहुत पढ़े लिखे, मतलब पीएचडी हैं। स्टैनफोर्ड और शिकागो यूनिवर्सिटी जैसी जगहों से पढ़े हैं। सरकार में एक ऊंचे पद पर भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अपनी पूरी जिंदगी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ है रिच डैड, जो उनके दोस्त माइक के पिता हैं। और वो 8वीं पास भी नहीं है ना? हाँ, 8वीं पास भी नहीं, लेकिन अपनी स्मार्टनेस और वित्तीय समझ से वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाते हैं। कितनी अलग दुनिया है दोनों की। बहुत दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही लोग अपने अपने करियर में सफल थे। दोनों ने अच्छी खासी कमाई। हम्म। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो एक अपने परिवार के लिए करोड़ों डॉलर की संपत्ति छोड़ गए। और दूसरे के नाम पर चुकाए जाने वाले बिल्स थे। और ये जो फर्क था, ये उनकी सोच से पैदा हुआ। जैसे एक बहुत ही बुनियादी बात, पुअर डैड हमेशा कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। हाँ, ये तो हमने कई बार सुना है। बिल्कुल। जबकि रिच डैड का मानना था पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। देखिए, एक ही विषय पर दो बिल्कुल विपरीत विचार। एक और उदाहरण है जो मुझे हमेशा याद रहता है। पुअर डैड की आदत थी ये कहने की, मैं इसे नहीं खरीद सकता। एक तरह से उनका डिफॉल्ट जवाब था ये। हाँ, बिल्कुल। और रिच डैड ने इस वाक्य को अपने घर में बैन कर रखा था। उनका कहना था कि ये कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। अच्छा। वो सिखाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने की बजाय हमेशा ये सवाल पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। लेकिन क्या ये सोच थोड़ी खतरनाक नहीं है? मतलब कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना एक जिम्मेदार फैसला है, जबकि ये पूछना कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये लोगों को कर्ज में डूबने के लिए उकसा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और रिच डैड का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि जाकर कर्ज ले लो। अच्छा। उनका मतलब था कि अपने दिमाग को चुनौती दो। जब आप कहते हैं मैं नहीं खरीद सकता तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बात वहीं खत्म हो जाती है। बात खत्म। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं कैसे खरीद सकता हूं, तो आप अपने दिमाग को, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, उसे एक समस्या देते हैं। और फिर वो समाधान खोजता है। बिल्कुल। क्या मैं कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकता हूं? क्या मैं कहीं निवेश कर सकता हूं? ये सोच का दायरा बढ़ाने के बारे में है, ना कि लापरवाही से खर्च करने के बारे में। तो ये सिर्फ सोचने के तरीके का फर्क नहीं था, इसका असर उनकी पूरी जिंदगी पे पड़ा। और किताब के मुताबिक पुअर डैड की यही सोच उन्हें एक ऐसी चीज में फंसाए रखती थी जिसे कियोसाकी चूहा दौड़ या द रैट रेस कहते हैं। हाँ, ये क्या है? ये किताब का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हम्म। इसे समझाने के लिए लेखक अपने बचपन का एक शानदार किस्सा सुनाते हैं। जब वो 9 साल के थे तो उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अमीर बनने का फैसला किया। और वो रिच डैड के पास सलाह लेने गए। और रिच डैड ने उन्हें अपनी एक दुकान पर काम पर रख लिया। सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से, जो उस जमाने में भी बहुत कम था। हाँ, बहुत कम। हफ्तों तक धूल साफ करने और मेहनत करने के बाद लेखक को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये तो शोषण है। जाहिर है। और यहीं पर असली सबक शुरू होता है। जब उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे तो रिच डैड ने उनकी तनख्वाह 10 सेंट से बढ़ाकर 0 कर दी। क्या? 0। हाँ, उन्होंने कहा अब तुम लोग मुफ्त में काम करोगे। ये सुनकर तो किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद था। वो उन्हें चूहा दौड़ का अनुभव करवाना चाहते थे। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा पैटर्न है जो दो मुख्य भावनाओं से चलता है, डर यानी फियर, और लालच, ग्रीड। हाँ, बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी खोने का डर, ये हमें हर सुबह उठकर काम पर जाने के लिए मजबूर करता है। और फिर जब सैलरी हाथ में आती है तो लालच हावी हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम क्या क्या खरीद सकते हैं। नया फोन, बड़ी कार, बेहतर घर। और हम खर्च करते हैं और फिर महीने के अंत में फिर से उसी डर के चक्र में फंस जाते हैं। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे और इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। और हम उसी पिंजरे में बस और तेजी से दौड़ने लगते हैं। बिल्कुल।
हमें लगता है कि ज्यादा पैसा हमारी समस्याओं को सुलझा देगा, लेकिन असल में ये सिर्फ उस चक्र को और तेज कर देता है। ये मुझे मेरे पहले जॉब की याद दिलाता है। पहली सैलरी आई तो लगा दुनिया खरीद लूंगी, पर महीने के अंत तक ईएमआई और बिल चुकाने के बाद हाथ खाली थे। और हम सब ने ये महसूस किया है। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी डर और लालच के बीच गुजार देते हैं। वो पैसे के गुलाम बन जाते हैं। तो रिच डैड उन्हें यही सिखाना चाहते थे कि इस दौर से बाहर निकलने का तरीका ज्यादा सैलरी पाना नहीं है। नहीं, तरीका यह सीखना कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। तो सवाल यही उठता है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। अगर ज्यादा सैलरीज का जवाब नहीं है तो फिर क्या है? किताब इसे एक बहुत ही सरल, सुनहरे नियम में समेट देती है। नियम सिर्फ एक है। क्या है वो? आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए, और आपको हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। बस कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप सिर्फ ये एक नियम समझ लें तो आपकी आर्थिक जिंदगी बदल जाएगी। परिभाषाएं भी बहुत सीधी हैं, है ना? एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बिल्कुल। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर किताब का सबसे विवादास्पद उदाहरण आता है, हमारा अपना घर। हाँ, हमारे यहाँ तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति, एक सुरक्षा कवच और जिंदगी भर की कमाई का सबसे बड़ा निवेश माना जाता है। सही बात है। तो किताब इसे एक दायित्व कैसे कह सकती है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर भारतीय संदर्भ में। कियोसाकी का मतलब ये नहीं है कि घर मत खरीदो। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब पैसा किस दिशा में बह रहा है। हाँ, जिस घर में आप खुद रहते हैं वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता है। होम लोन की ईएमआई के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, इन सब के रूप में। इसलिए कैश फ्लो के नजरिए से ये एक दायित्व है। तो फिर संपत्ति क्या होगी उसी घर के संदर्भ में? एक ऐसा घर जिसे आपने किराए पर दे रखा है और उसका किराया आपकी ईएमआई और बाकी खर्चों से ज्यादा है। अच्छा, अब वही घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, तो वो एक संपत्ति बन गया। तो मतलब एक ही चीज संपत्ति भी हो सकती है और दायित्व भी। बिल्कुल। जैसे एक कार, अगर आप उसे सिर्फ निजी इस्तेमाल के लिए रखते हैं तो वो एक दायित्व है। पेट्रोल, मेंटेनेंस पर पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर आप उसी कार को टैक्सी की तरह चलाकर पैसा कमा रहे हैं तो वो एक संपत्ति है। हाँ, सारा खेल कैश फ्लो का है। मतलब अमीर लोग अपनी कमाई से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके लिए और पैसा बनाए, यानी संपत्तियां। और मध्यम वर्ग, वो अपनी मेहनत की कमाई से दायित्व खरीदता है जिन्हें वो गलती से संपत्ति समझ बैठता है। एकदम सही। और इसी वजह से उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। वो आर्थिक रूप से साक्षर नहीं होते। इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आपकी नौकरी, आपका पेशा यानी प्रोफेशन है, आपका व्यवसाय बिजनेस नहीं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो लोग कहते हैं मैं एक बैंकर हूं या मैं एक टीचर हूं। ये उनका पेशा है। ये उनका पेशा है, व्यवसाय नहीं। कियोसाकी के अनुसार आपका असली व्यवसाय है आपका संपत्ति वाला कॉलम, आपका एसेट कॉलम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक बैंकर का असली व्यवसाय बैंक नहीं बल्कि वो निवेश है जो वो करता है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और के व्यवसाय को बनाने में लगा देते हैं। अपने मालिक की कंपनी को। हाँ, अपने मालिक को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को अमीर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। किताब की सलाह ये नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो। नहीं, सलाह ये है कि अपनी दिन की नौकरी करते रहो, अपने बिल चुकाओ, लेकिन अपनी कमाई का एक हिस्सा और अपना खाली समय अपनी खुद की संपत्तियां बनाने में लगाओ। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर एक 9 to 5 जॉब करने वाले आम इंसान के लिए, जिसके पास दिन के आखिर में ना ज्यादा समय होता है और ना ही ऊर्जा, उसके लिए कितना प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत वाजिब चिंता है, और इसका जवाब है छोटा शुरू करो लेकिन लगातार करो। जैसे? जरूरी नहीं कि आप पहले दिन ही कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। आपकी संपत्ति आपका स्टॉक पोर्टफोलियो हो सकता है, जिसमें आप हर महीने एक छोटी रकम डालते हैं। ये म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। अच्छा। अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे आप अच्छा लिखते हैं, तो उससे जुड़ी बौद्धिक संपदा आपकी संपत्ति हो सकती है। आज के डिजिटल युग में एक छोटा ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब चैनल भी एक संपत्ति बन सकता है। तो मुद्दा ये है कि अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान दे, ना कि सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि वित्तीय रूप से बुद्धिमान होने के बारे में है। हाँ,
किताब में एक जगह लिखा है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। इसका मतलब है कि वो ऐसे अवसर देख पाते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, और ये क्षमता आती है वित्तीय बुद्धि यानी फाइनेंशियल आईक्यू से। और ये फाइनेंशियल आईक्यू क्या है? कियोसाकी के अनुसार ये 4 मुख्य क्षेत्रों के ज्ञान का मिश्रण है। पहला, अकाउंटिंग, यानी नंबरों की भाषा को समझना। हाँ, बैलेंस शीट पढ़ना, कैश फ्लो समझना। दूसरा, निवेश, यानी पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान। तीसरा, बाजारों की समझ, मतलब सप्लाई और डिमांड को समझना, कब खरीदना है, कब बेचना है। और चौथा है कानून, टैक्स और कॉर्पोरेट नियमों की समझ। ये कानून वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। किताब कहती है कि ये अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। वो बताते हैं कि अमीर लोग कानूनी रूप से कम टैक्स चुकाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सुनने में थोड़ा गलत लगता है। ये गलत नहीं है, ये बस सिस्टम को समझने और उसका कानूनी रूप से फायदा उठाने के बारे में है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल। देखिए, एक आम कर्मचारी का कैश फ्लो पैटर्न क्या होता है? वो पहले कमाता है, फिर सरकार उस कमाई पर तुरंत टैक्स काट लेती है, और फिर जो पैसा बचता है उसे वो खर्च करता है। कमाओ, टैक्स दो, खर्च करो, सीधा सा हिसाब है। हाँ, अब कॉर्पोरेशन के मालिक का कैश फ्लो पैटर्न देखिए। कॉर्पोरेशन पहले कमाता है, फिर अपने सारे व्यावसायिक खर्चे करता है, और उसके बाद जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। बिल्कुल। कमाओ, खर्च करो, फिर टैक्स दो। ये तो पूरा खेल ही उल्टा हो गया। यही तो बात है। और उन व्यावसायिक खर्चों में बहुत कुछ आ सकता है। बिजनेस मीटिंग के लिए यात्रा, ऑफिस की गाड़ी, स्वास्थ्य बीमा, ये सब टैक्स देने से पहले के खर्चों में आ सकते हैं, अगर वो कानूनी तौर पर बिजनेस से जुड़े हों। बिल्कुल। ये सिस्टम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के बारे में, और इसके लिए वित्तीय ज्ञान की जरूरत होती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य बातें क्या हैं? मुझे लगता है सबसे पहली और जरूरी चीज है सही मानसिकता अपनाना। हाँ, मैं इसे नहीं खरीद सकता की जगह ये पूछना कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। दूसरा, उस चूहा दौड़ को पहचानना और उससे बाहर निकलने का इरादा करना। अपनी जिंदगी को डर और लालच से नियंत्रित ना होने देना। और ये समझना कि ज्यादा सैलरी इसका इलाज नहीं है। नहीं, असली इलाज है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। तीसरा, वो एक सुनहरा नियम याद रखना, संपत्ति खरीदे, दायित्व नहीं। और सबसे जरूरी, इन दोनों के बीच के कैश फ्लो के फर्क को समझना करते हुए लगातार अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और पांचवा, लगातार अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाना, अकाउंटिंग, निवेश, बाजार और कानून के बारे में सीखते रहना। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अंत में एक विचारणीय बात छोड़ जाते हैं। किताब में एक जगह रिच डैड कहते हैं, पैसा वास्तविक नहीं है। हाँ, ये वही है जिसके वास्तविक होने पर हम सब सहमत हो जाते हैं। ये एक बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब क्या है? ये बताता है कि सोना, मकान या स्टॉक आपकी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो ये पल भर में जबरदस्त दौलत बना सकता है। और एक अप्रशिक्षित दिमाग आपकी सबसे बड़ी देनदारी हो सकता है, जो एक परिवार की पीढ़ियों को गरीबी में रख सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर पैसा वाकई सिर्फ एक आइडिया है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है, तो हम और आप आज से अपनी दौलत बनाने के लिए कौन सा नया आइडिया सोच सकते हैं?